नमस्ते। तो आज हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कुछ स्टडी नोट्स हैं और इनका विषय है फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम अक्सर अखबार में पढ़ते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले 80 का हो गया या 83 पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसके पीछे पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स का एक ज़बरदस्त खेल चल रहा होता है। तो आज हमारा मकसद है इस खेल को समझना। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट आखिर है क्या, ये ऊपर नीचे क्यों होता है और आरबीआई इसमें क्या भूमिका निभाता है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? जी बिल्कुल, यहीं से शुरू करना सबसे सही है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कोई भी विदेशी करेंसी। जैसे यूएस डॉलर? हाँ, भारत के लिए यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ये सब फॉरेन एक्सचेंज हैं। इसेंशली वो पैसा जो भारत में नहीं चलता। और एक्सचेंज रेट, आसान भाषा में कहें तो, उस फॉरेन एक्सचेंज की कीमत है हमारी अपनी करेंसी में। अच्छा। जैसे $1 83 रुपए। तो ये जो 83 रुपए है, यही एक्सचेंज रेट है। ये उस डॉलर का, आप कह सकती हैं, प्राइस टैग है। ठीक है, तो ये एक कीमत है और किसी भी चीज की कीमत तो डिमांड और सप्लाई से तय होती है। पर नोट्स में 3 अलग-अलग सिस्टम्स का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक्सचेंज रेट तय करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें सब कुछ फिक्स्ड होता होगा। बिल्कुल। इसमें सरकार या सेंट्रल बैंक खुद एक्सचेंज रेट तय कर देता है। वो कहते हैं आज से $1 50 रुपए का होगा और बस वही रहेगा। बाजार का इसमें कोई रोल नहीं होता। मतलब बाजार की कोई भूमिका नहीं। एग्जैक्टली। इसके ठीक उल्टा है दूसरा सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां सरकार कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से बाजार पर छोड़ दिया। हाँ, पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर। डॉलर की डिमांड ज्यादा तो रेट बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा तो रेट गिरेगा। और तीसरा, जो शायद इन दोनों के बीच का रास्ता है, वो है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां सेंट्रल बैंक, यानी हमारे केस में आरबीआई, जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप क्यों? ताकि एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। ये न तो पूरी तरह से फिक्स्ड है, न ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। और भारत में यही सिस्टम इस्तेमाल होता है। जी, भारत में मैनेज फ्लोट सिस्टम ही है। आरबीआई का कोई टारगेट नहीं होता कि रुपया इतने पर ही रहना चाहिए, लेकिन वो रुपये को बहुत ज्यादा गिरने या बहुत ज्यादा मजबूत होने से रोकने के लिए कदम उठाता है। यहाँ पर ये काफी दिलचस्प हो जाता है। आरबीआई ये मैनेज कैसे करता है? मतलब जैसे नोट्स में एक उदाहरण दिया है कि जब रुपया डेप्रिशिएट हो रहा हो, तब आरबीआई क्या करता है? ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब $1 पहले 80 का था, फिर 82 का हो गया। यानी रुपया कमजोर हो रहा है। हाँ, और आरबीआई इसे रोकना चाहता है, तो वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर्स बेचना शुरू कर देता है। अपने खजाने से? बिल्कुल। जब बाजार में अचानक बहुत सारे डॉलर्स आ जाते हैं, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने से किसी भी चीज की कीमत गिरती है। सही। इससे डॉलर की कीमत यानी एक्सचेंज रेट नीचे आती है और रुपया मजबूत होने लगता है। समझ गई। तो अब इस डिमांड और सप्लाई के खेल को थोड़ा और खोलते हैं। मान लीजिए भारत से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? अच्छा सवाल है। अगर यूएस के लोग भारत का सामान ज्यादा खरीदते हैं, मतलब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो उन्हें भुगतान करने के लिए रुपए चाहिए होंगे। इसके लिए वो बाजार में डॉलर बेचेंगे और रुपए खरीदेंगे। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और जैसा हमने अभी बात की, सप्लाई बढ़ने से डॉलर का रेट गिरेगा, यानी रुपए की कीमत बढ़ेगी, जिसे करेंसी अप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर इसका उल्टा हो, अगर भारत में इंपोर्ट्स बढ़ जाएं? तो अगर हम भारतीय लोग यूएस से ज्यादा सामान मंगा रहे हैं, तो हमें भुगतान के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे। अच्छा। इससे बाजार में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और रुपया डिप्रीशिएट होगा। तो इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा की बहुत सी चीजें हैं जो इस डिमांड और सप्लाई पर असर डालती हैं। नोट्स में 4 मुख्य फैक्टर्स बताए गए हैं। जी। पहला है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। हाँ, इन्फ्लेशन का तो सीधा असर होता है। मान लीजिए भारत में महंगाई अमेरिका से ज्यादा है,
तो भारत में बनी चीजें महंगी हो जाएंगी। ओके। ऐसे में भारतीयों के लिए अमेरिकी सामान सस्ता लगेगा तो वो इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और वहीं अमेरिकियों के लिए भारतीय सामान महंगा हो जाएगा तो वो खरीदारी कम कर देंगे। मतलब भारत का एक्सपोर्ट घटेगा और डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। नतीजा, रुपया डिप्रिशिएट होगा। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इसका क्या असर होता है? इंटरेस्ट रेट्स का भी बड़ा रोल है। अगर भारत में सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट अमेरिका से ज्यादा है तो अमेरिकी निवेशक कहाँ पैसा लगाना चाहेंगे? जाहिर है भारत में, ताकि उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले। एग्जैक्टली। इसके लिए वो डॉलर बेचकर रुपए खरीदेंगे। इससे बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और रुपया अप्रिशिएट होगा, यानी मजबूत होगा। अगला है कैपिटल फ्लो। ये इंटरेस्ट रेट वाले पॉइंट से कैसे अलग है? देखिए, कैपिटल फ्लो एक ज्यादा व्यापक शब्द है। यह सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर नहीं बल्कि निवेश पर मिलने वाले कुल रिटर्न की उम्मीद पर निर्भर करता है। मतलब जब विदेशी निवेशक FIIs भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो देश में कैपिटल इनफ्लो होता है। अच्छा। इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपया मजबूत होता है। और जब भारतीय कंपनियां विदेश में निवेश करती हैं तो उसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। तब डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। बिल्कुल। और आखिरी फैक्टर है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, इसे आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। परचेजिंग पावर पैरिटी या PPP का सिद्धांत कहता है कि अगर दो देशों के बीच व्यापार पर कोई रोक न हो तो किसी भी एक सामान की कीमत दोनों देशों में एक जैसी होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने के बाद। हाँ, नोट्स में एक जूते का उदाहरण है। मान लीजिए एक जोड़ी जूते इंग्लैंड में 5 पाउंड के हैं और भारत में 350 रुपए के। तो इस हिसाब से एक्सचेंज रेट 1 पाउंड = 70 रुपए होना चाहिए। राइट। पर अगर रेट इससे अलग होगा तो व्यापारी एक जगह से खरीदकर दूसरी जगह बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। और इस प्रक्रिया से रेट वापस इसी स्तर के आसपास आ जाएगा। ये रिलेटिव प्राइस लेवल्स के असर को दिखाता है। ठीक है, तो आज हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट के कई अहम पहलुओं को समझा। हमने जाना कि ये एक करेंसी की दूसरी करेंसी में कीमत है जो डिमांड और सप्लाई से तय होती है। और भारत मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जहां RBI जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करता है। और हमने उन 4 बड़े फैक्टर्स को भी समझा जो इस रेट को प्रभावित करते हैं: इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कैपिटल फ्लो और परचेजिंग पावर पैरिटी। बिल्कुल। हमने ये तो समझ लिया कि एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है। अब सोचने वाली बात यह है, जो अक्सर चर्चा का विषय भी रहती है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेहतर है, एक मजबूत मुद्रा या एक कमजोर मुद्रा? दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और ये एक बहुत बड़ा नीतिगत सवाल है। एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं।